Good morning, friends. I am D.G. Sharma. I welcome you all to this CA intermediate classes at D.G. Sharma's classes, CAPS. I congratulate you on your grand success in the CA Foundation examination. आप सबने अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम जो है वो सक्सेसफुली अचीव कर लिया है, बट आगे जो आपके सामने अभी मंजिल तक पहुंचना है तो बहुत बड़ी चुनौती अभी सामने है. तो आई विश ऑल द बेस्ट टू यू ऑल कि आप उसको भी इतनी ही अच्छे से आसानी से अचीव कर सके. पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं. छोटा सा इसलिए क्योंकि मेरे बारे में ज्यादा कुछ बताने जैसा है भी नहीं. आई एम D.G. शर्मा, देवेंद्र शर्मा. I have done CA, ICWA जिसको अपन अब CMA बोलते हैं, एंड CS कंपनी सेक्रेटरी. ये तीनों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैंने पूरे किए. ऑफ कोर्स बीकॉम तो है ही, और बीकॉम है नागपुर यूनिवर्सिटी से. ठीक है. आई एम इन्वॉल्व इन टीचिंग since 1988. 31-32 years हो गए टीचिंग करते हुए. I qualified as a CA in 1986. 1986 में मैं CA बन गया था. CA बनने के पहले टीचिंग नहीं करता था. CA के बनने के बाद से टीचिंग शुरू किया था. ICWA या CMA 1987 में कंप्लीट किया था. जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय सबसे पहले बड़ा एंथुजियाज्म था कि भी CA करना है. इनफैक्ट मैंने 10th के बाद पहली बार CA वर्ड सुना था, क्योंकि मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला नहीं है. तो CA वर्ड पहली बार मैंने 10th क्लास का जब रिजल्ट आया था तो अपने टीचर लोगों से मिल रहे थे, परसेंटेज थोड़ा अच्छा ही था. तो एक टीचर ने पूछा कि भी क्या करोगे अभी. मैंने बोला सर मैडम कॉमर्स ज्वाइन करेंगे. तो उन्होंने बोला कि हाँ कॉमर्स में CA कर सकते आप. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द वर्ड CA. फुल फॉर्म नहीं मालूम था, फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था, पर इतना कि हाँ CA बोल रहे हैं ना, कुछ बड़ा कुछ होगा. जब 11th में एडमिशन लिया GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 11th क्लास में, तो उस समय वहां 11th 12th के लिए यानी जूनियर कॉलेज के लिए इलेक्शन नहीं होते थे. वो जो स्टूडेंट यूनियन के होते ना, वो इलेक्शन नहीं होते थे. 11th 12th के लिए वो जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव वगैरह है वो बच्चों के ऐसी इंटरव्यू लेके, तो उसमें वो जो हाई परसेंटेज वाले बच्चे रहते उनका इंटरव्यू लेते. तो अपना भी नंबर था वहां पे, अपन भी बैठे थे वहां पे. अब GS कॉलेज यानी कॉमर्स में एटलीस्ट एट दैट टाइम तो सबसे मेन था. तो नेचुरल सब बढ़िया होशियार बच्चे वहीं रहते थे. तो जब उन लोगों से पूछा जा रहा था कि भी आपका एम क्या है, एम्बिशन क्या है, तो उसमें कई बच्चे ऐसे थे जिनके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे या उनके एल्डर ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे. तो नेचुरल उनको तो बढ़िया आइडिया थी, तो बड़े ताव में बोलते थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट. तब पता चला कि CA का फुल फॉर्म क्या है. बराबर. फिर क्योंकि उसमें लगा कि करना चाहिए, कुछ करना है, तो CA शुरू कर दिया. 12th के बाद हम लोगों के समय में एंट्रेंस होती थी, जैसे आप लोगों के समय भी ये CA फाउंडेशन आपने पास किया, हमारे समय में CA एंट्रेंस थी. CA एंट्रेंस पास करके इमीडिएटली आर्टिकलशिप शुरू होती थी. आप लोगों के लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ रहा है आपको. हमारे समय में इमीडिएट आर्टिकलशिप शुरू होती थी. तो आर्टिकलशिप शुरू कर दिए, साथ में बीकॉम चल रहा था. जैसे ही बीकॉम कंप्लीट होते आया तो मैंने ICWA शुरू कर दिया.
तो यानी 2 कोर्स। क्यों? कुछ भी मालूम नहीं था, बट ऐसा था कि सीए तो बहुत है, तो अपने में कुछ अलग होना, तो इसलिए सीडब्ल्यूए भी करना शुरू कर दो। तो इसलिए सीए सीडब्ल्यूए चल। जब सीए कंप्लीट हो गया, आईसीडब्ल्यूए चालू था, तो ऐसा लगा यार सीए और आईसीडब्ल्यूए भी बहुत है, क्योंकि उस समय मैं बॉम्बे में था, तो ऐसा था कि सी आईसीडब्ल्यूए भी तो बहुत है, तो अपन कुछ और, तो इसलिए फिर सीएस भी शुरू कर दिया। मतलब बस ऐसे ही कैजुअली, उसका क्या फायदा होगा क्या होगा कुछ नहीं था, कुछ तो अलग होना चाहिए, कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसलिए वो शुरू कर दिया। सीएस मेरा ख्याल से मेरा 1992 वगैरह में कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद मैं टीचिंग में इन्वॉल्व हो गया था तो टाइम नहीं मिलता था। तो 1992 में मैंने सीएस कंप्लीट किया। 1988 से जब मैंने टीचिंग शुरू की, तो उस समय यानी हमारे समय में एंट्रेंस था, और बीच के पीरियड में फिर से एंट्रेंस बंद हो गया था। तो तब बच्चे लोगों को ग्रेजुएशन के बाद सीधा इंटरमीडिएट आना था। तो उस समय हमने सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल पढ़ाना शुरू किया। 88 में सीए इंटरमीडिएट और फाइनल से पढ़ाना शुरू किया। आई यूज्ड टू टीच एट, मतलब अभी के हिसाब से बोलेंगे द फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन फिर से शुरू हुआ 1992 वगैरह से, 1992 से फिर से शुरू हुआ। तो तब से हम लोग ये तीनों लेवल में मैं पढ़ा रहा हूं। मैं बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाने में शुरू से इंटरेस्टेड रहा। आज भी मुझे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाने का इंटरेस्ट भी नहीं है, और ऐसा लगता शायद मैं उसके कैपेबल भी नहीं हूं, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट में स्टूडेंट को होल्ड करके रखना, उनका ध्यान अपने तरफ कैच करके रखना, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी की जरूरत पड़ती है, और वो अपने में नहीं है। इसलिए अपन ने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाना, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके करिकुलम का, आपके कोर्स का बैकबोन है, बेस है। तो बट नेचुरल है, आपको हंसी मजाक किए बगैर ही मैं ये कन्विंस कर सकता हूं कि भाई आपको अगर कुछ बनना है लाइफ में तो ये सब्जेक्ट पे ध्यान दो, बराबर है। आपको उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा महसूस होगा कि बाय नेचर आपको उस पर ध्यान देना ही है। मेरे को आपको अपने तरफ कंसंट्रेट कराने की जरूरत नहीं है, वो सब्जेक्ट ही आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं शुरू से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाने में रहा। मुझे खुद को, मतलब मेरा जो करियर है, मतलब आप बोलोगे मैंने एग्जाम जो पास किए, इसको आसानी से पास करने के पीछे सबसे बड़ा अगर सपोर्ट था तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आई वॉज गुड इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो मुझे आसानी से चीजें समझ में आ जाती थी। मैं पढ़ता था ऐसे ही। आई हैव नॉट डन एनी राइटिंग वर्क आफ्टर 12th क्लास। 12th क्लास के बाद में मेरी पूरी पढ़ाई जो हुई है, 12th के बाद पूरी पढ़ाई है, जितनी पढ़ाई की मैं किताब से ऐसे पढ़ के करता था। अकाउंट, कॉस्टिंग, फाइनेंस और भी टेक्निकल पेपर थे। आई हैव नेवर सॉल्व्ड इवन ए सिंगल प्रॉब्लम इन नोटबुक। जरूरत पड़ी तो रफ में ऐसी वर्किंग करके देख लेने का बस। वाई? बिकॉज आई अंडरस्टूड इट। मेरे को सब्जेक्ट समझ में आ रहा था, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती थी। पढ़ते चले जाओ, समझ में आ जाता था। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आप एक बार समझ गए ना, तो आपका इतना काम आसान हो जाता। तो जब मैं एग्जाम देता था, इतना मालूम था कि भाई एग्जाम बहुत टफ होती है सीए की, सुन के रखा था। मेरे फादर स्कूल टीचर थे, और बड़े ही मुझे, मेरे फादर का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा, उनके नेचर का। एक ही क्वालिटी मिसिंग है उनकी मेरे में, जो मैं आज भी रिग्रेट करता हूं, कि मेरे फादर हर बहुत इंटरेक्टिव थे, किसी से भी बात कर सकते थे। छोटा बच्चा आएगा तो उससे भी उस हिसाब से बात करेंगे, और उनसे बड़े आएंगे तो उनसे ही बात करेंगे। ही वॉज वेरी इंटरेक्टिव, किसी भी पर्सन से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो क्वालिटी मेरे में नहीं है। मैं सिर्फ यहां खड़े होके बोल सकता हूं। पर्सनल लेवल में मेरा जो कन्वर्सेशन रहता है बड़ा लिमिटेड रहता है। किसी अनजान पर्सन से मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता। जितनी बात वो करेगा उतने का मैं रिस्पॉन्स तो दे दूंगा, बट उससे ज्यादा नहीं होता। तो मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि भी सीए की एग्जाम बड़ी टफ है, अपन ने अपना काम करने का, कोई चिंता नहीं करने का कि पास होते कि नहीं होते। एंड ही यूज्ड टू गिव मी सम एग्जांपल। वो बताएंगे, देख फलाना, मैं नाम नहीं ले सकता आपके सामने, कि वो देख फलाना जो है ना, उसको 10 साल लगे बोले सीए बनने के लिए। तो मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि मैं भी 10 साल में बनूं।
पर वो मुझे दिमाग से टेंशन हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई टेंस होके अगर तुम पढ़ाई करोगे, हर समय चिंता करोगे कि नहीं मेरे को अब भी पास होना ही है, तो आप अननेसेसरली प्रेशर में रहोगे। तो इसलिए वो उनकी बातें रहती थी कि भाई एग्जाम तो टफ है, अपन अपनी ड्यूटी करो, अपना जो काम है वो अपन पूरा करो, ईमानदारी से करो। तो मैंने ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बदौलत एग्जाम जब मैं देता था, मुझे मालूम रहता था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आई यूज टू ऑलवेज गेट 70 to 90 के बीच में आसानी से नंबर मिल जाते थे, बगैर प्रैक्टिस किए, बगैर कोई ट्यूशन के, एज इट इज पढ़े हुए। तो एग्रीगेट की कभी चिंता ही नहीं होती थी, सिर्फ चिंता होती थी कि जो थ्योरी पेपर है उसमें मिनिमम नंबर मिल जाना चाहिए। अब सोचो आपके कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं हूं, आप लोग तो बढ़िया मेरिट के स्टूडेंट हो, मेरिट की एम्बिशन रखते हो। हम तो सिर्फ क्या करते थे, पास हो जाना है बस, उसी से खुश। पास हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत खुश, बराबर। तो प्रैक्टिकल पेपर में अच्छे नंबर मिलेंगे मालूम रहता था, थ्योरी में अगर मिनिमम मिल गए तो अपनी नैया पार। और थ्योरी में चिंता इसलिए रहती थी, नंबर 1 मैं 10th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो इंग्लिश का बड़ा डर लगता था, क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे तो सही लिख रहे कि नहीं, ग्रामर का सही यूज कर रहे कि नहीं। और दूसरा मैं मेमोराइज नहीं करता था, तो भाई मेमोराइज करता नहीं था, अपने मन से लिखता था। और इंग्लिश अच्छी थी नहीं, क्योंकि 10th क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़े थे, तो डर लगता था कि अपन जो कुछ लिखेंगे उसको वैल्यूअर कैसे व्यू करेगा, कैसे नंबर मिलेंगे। बट थ्योरी में मिल गए मिनिमम, तो अपने को मालूम था कि अपने को पास होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने एक एक ग्रुप करके पास किया, इसलिए मेरिट का तो कोई चक्कर रहता नहीं, क्योंकि मेरिट के लिए आपको दोनों ग्रुप एक साथ करना पड़ता है, बराबर। तो आपको मेरिट के एम्बिशंस रखना है, बहुत अच्छी बात है। हमने नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मत करो, बराबर। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो अपने पास प्रेसिडेंट थे, उनकी बातें याद रखो, ड्रीम हाई, क्योंकि जब आप ऊंचे एम्बिशन रखोगे तो उनको पूरा करने के लिए एफर्ट्स करोगे। अगर एम्बिशन ही छोटे बना दोगे तो शायद फिर आप उतने एफर्ट्स नहीं करोगे। हमारे समय डर बैठ गया था मन में कि बहुत टफ एग्जाम है, बराबर, उतना गाइडेंस नहीं था। आपके सामने रोल मॉडल्स है, पवन सारडा जैसे, जो ऑल थ्रू आउट रैंकर्स है ना, तो उनसे आप मिलते हो, उनको देखते हो तो नेचुरल। हमारे सामने ऐसा रोल मॉडल नहीं था, नहीं तो हम भी शायद सोचते कि नहीं अपन भी कोशिश करो मेरिट में आने की, है ना। आपके सामने ऐसे रोल मॉडल है तो आप उनसे इंस्पायर होके डेफिनेटली बेटर कर सकते हो, हमसे बेटर। तो मैं शुरू से अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इंटरमीडिएट और फाइनल में कॉस्टिंग, एफएम, तो ये मैंने 1988 से पढ़ाए हुए हैं, ये मेरे लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। अभी इंटरेस्टिंग एक बात हुई, कल मेरे ऑफिस के कोई ने मुझे बताया कि भी ये मटेरियल में जो फाउंड यूज किया है, तो बोले किसी ने कमेंट किया कि फाउंड अच्छा नहीं लग रहा करके। अब बताइए, आपको सब्जेक्ट समझना है कि ये नोट्स आपके लिए फॉन्ट या फॉन्ट साइज या इससे कोई खास फर्क पड़ता है। और ये फॉन्ट मेरे जो है, क्योंकि ये सब्जेक्ट में पहले से पढ़ाता था, तो जब नोट्स बनाने के लिए बैठा अभी, क्योंकि मैं शुरू से अपने नोट्स से पढ़ाता रहा, मैंने कभी किताब से नहीं पढ़ाया, हमेशा से अपने नोट्स से पढ़ाया, बराबर। तो मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल था, और वो फॉन्ट साइज जो था, आप देखना बाद में, अभी आपको मिलेगा, अभी मिला नहीं है शायद आपको, तो वो ज्यादा नेचुरल हैंडराइटिंग टाइप का थोड़ा लगता है। इसीलिए मैंने, मेरे स्टाफ ने बोला भी कि सर मैं फॉन्ट बदल दूं क्या, मैंने बोला नहीं, यही फॉन्ट रहने दे, ये थोड़ा सा नेचुरल लगता है। तो आप अकाउंट्स के मेरे मटेरियल में देखेंगे, उसका फॉन्ट अलग दिखेगा, इसका फॉन्ट अलग दिखेगा आपको, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल कितना अच्छा होना चाहिए, मैं चाहूं तो इसको कलर्ड बना दूं, मेरे मटेरियल कलर्ड दे देने से आपको कॉस्टिंग अच्छा आ जाएगा क्या? क्या जरूरत है इसमें, है ना। ये दिखावे से, ताम झाम से थोड़ा अपने को बचना चाहिए, हटना चाहिए। कोई बड़े चार्ट वार्ट वाला सब्जेक्ट हो तो वहां हो सकता है कि भी कलरिंग करने से कुछ थोड़ा इंप्रेशन अलग पड़े, कोई फायदा हो आपको। अकाउंट, कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये पूरा खेल है ना अंडरस्टैंडिंग का है। नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, पूरी चीज कवर करना चाहिए, तो आपको हमारे नोट्स में सब कुछ मिलेगा। सिंप्लीफाइड होना चाहिए जितना पॉसिबल है, आपको हमारी लैंग्वेज में मिलेगा बहुत सारा मटेरियल, बिल्कुल।
और असल चीज रहती है कि हमारे पढ़ाने के बाद आपको समझ में आना चाहिए। बराबर, ये नोट्स आपके लिए सपोर्ट है, ये आपकी मदद के लिए। तो इसके फॉन्ट और ये, इससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, पढ़ने में इनकन्वीनियंट हो तो आप जरूर बोलना चाहिए कि सर ये तो पढ़ने में बराबर नहीं आ रहा फॉन्ट, या साइज बहुत छोटा है तो भाई बहुत तकलीफ हो रही पढ़ने में, ताकि हम कम से कम चलो आगे, अभी नहीं अगले बार उसको बदल सकते करके। बट मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मेरे पास भी एक कॉपी है, इसमें फॉन्ट मुझे तो अच्छा लगा, इसीलिए मैंने फॉन्ट रखा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नेचुरल टिप लगता है वो प्रिंटिंग का। ठीक है, चलिए, मेरे को ध्यान आया इसलिए मैंने कमेंट कर दिया। तो ये 3 सब्जेक्ट मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं। आई हैव रिटन बुक्स ऑल्सो, जो टेक्समैन ने पब्लिश की, जो कि ऑल इंडिया पब्लिशर है टेक्समैन। इन्होंने मेरी ऑलमोस्ट मोर देन 10 बुक्स पब्लिश की होंगी। अकाउंट्स एट ऑल लेवल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देन कारो, टैक्स ऑडिट। कुछ बुक्स मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए भी लिखी, जो सेठ पब्लिशर्स है मुंबई के, इन्होंने पब्लिश किया। ये नागपुर यूनिवर्सिटी की बुक्स। अभी रिसेंटली मैंने थोड़ा टेक्समैन से रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं अब बुक नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि टाइम उतना अवेलेबल नहीं रहता है, और बुक लिखने में रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे ये नोट्स में अगर कुछ गलती भी रहेगी तो आई एम नॉट टेंस, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कोई बताएगा सर यहां ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं करेक्शन करा सकता हूं। बराबर, बट बुक थर्ड पार्टी के पास चली जाती है। स्टूडेंट अननोन है, वो मेरे से कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ ये बुक पढ़ रहा है। अब इसमें कोई चीज गलत हो गई, कोई एरर रह गए, खास करके प्रिंटिंग एरर हो जाते हैं, कैलकुलेशन के एरर हो जाते हैं, तो वो अपने दिमाग को फिर वो अच्छा इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, मन खराब हो जाता है। किसी के पास से कोई मैसेज आ गया कि सर ये एरर है, गलती है, तो बड़ा डिस्टर्ब फील करता हूं। इसीलिए मैंने फिर टेक्समैन से रिक्वेस्ट किया कि भाई आपको कोई और को ऑथर मिले तो आप मेरी बुक को आगे चलाओ। तो कुछ कुछ को ऑथर उन्होंने जोड़े हैं, बट मैं खुद होके अब उसमें लिख नहीं पाऊंगा। अगर मेरी वीडियोस भी पहले टेक्समैन ने पब्लिश किए थे, अभी मेरी खुद की वेबसाइट भी है, उसके थ्रू ये वीडियोस भी, क्योंकि आजकल ऐसा है, पहले था सिर्फ क्लासरूम टीचिंग पे रिस्ट्रिक्टेड थे, अब आजकल पूरा ग्लोबलाइजेशन वाला जमाना है, टेक्नोलॉजी वाला जमाना है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे तो आप पिछड़ जाओगे। तो समय के साथ अपने आप को बदलना जरूरी होता है, इसलिए हमने भी वीडियोस वगैरह उसके इशू किए। दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में बस इतना सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आपकी अभी ग्रुप 1 सिर्फ करना कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों करना, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, उसकी बात अपन अकाउंट्स की क्लास में करेंगे। फिलहाल ये सब्जेक्ट जो है आपका नया सब्जेक्ट है कॉस्टिंग का, तो अपन इसकी बात करेंगे, अपन इसी पे डायरेक्टली आ जाएंगे। बराबर, आपके इस पेपर का नाम तो मालूम है आपको, क्या नाम है इसका? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपके सब्जेक्ट का पेपर का नाम है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अपन यहीं से बात करेंगे, अपन यहीं से शुरुआत करते हैं, और मैं आपको थोड़ा देर मतलब मे बी 1-1.5 घंटे में पूरा कॉस्टिंग का ओवरव्यू दे दूंगा। बराबर, क्योंकि मेरी जो पढ़ाने के बारे में सोच है, मेरी जो फिलॉसफी है टीचिंग की, कि जो भी चीज आपको पढ़ना है, खास करके क्योंकि आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो प्रोफेशनल मतलब एक्सपर्ट होता है उस फील्ड का, और एक्सपर्ट का मतलब होता है उसको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, उसकी कमांड होना चाहिए, तब तो प्रोफेशनल बनेगा ना। उसको काम चलाऊ पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम पास करना है, ये उसका टारगेट नहीं होना, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब्जेक्ट्स पे आपको आगे काम करना है। तो आपको अगर एक्सपर्ट बनना है मतलब आपको उसको पूरे डेप्थ से पढ़ना है। पर किसी भी चीज को डेप्थ में पढ़ने के, यानी डिटेल में पढ़ने के लिए पहले अगर आप एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ आइडिया, बोलते हैं ना बर्ड्स आई व्यू,
कि एक ग्लांस में देखा एग्जैक्टली क्या है, तो पहले एक छोटा सा आइडिया ले लेंगे हम पूरे सब्जेक्ट का, और फिर उसके एक एक चैप्टर को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अपन अकाउंट्स में कि एक ओवरव्यू ले लेते हैं अपन पहले अकाउंट का, फिर उसके बाद अपन एक एक उसके चैप्टर डिटेल में पढ़ते हैं। तो वैसी कॉस्टिंग तो आपके लिए, जैसे जब आप सीए में इंटरमीडिएट लेवल में आते हो, तो आप में से सभी ने अकाउंट तो पढ़ा ही है। इवन जो साइंस वाला भी था उसने भी फाउंडेशन में अकाउंट पढ़ लिया, तो आप सभी अकाउंट सब्जेक्ट से फैमिलियर हो, लेकिन कॉस्टिंग शायद आपने पहले पढ़ा ना हो। तो ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बराबर। अपन अपने सब्जेक्ट्स को जनरली दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल। अब ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल अपन काय के बेसिस पे बोलते हैं, तो एक होता है कि जिसमें न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, कैलकुलेशन वाले, बराबर, उनको अपन बोलते हैं प्रैक्टिकल है। जिनमें आपको टेक्स्ट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखो, ये लिखो, उसको आप बोलते हो थ्योरी सब्जेक्ट है। और दूसरा एक एंगल होता है कि जो आगे जाके आपको यूज करना है रियल लाइफ में, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बराबर, वो आपके लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ये जो मैंने अभी 3 सब्जेक्ट आपको रेफर किए, जो मैं पढ़ाता रहा हूं, अकाउंट, कॉस्टिंग, फाइनेंस, ये दोनों एंगल से प्रैक्टिकल है, ये दोनों एंगल से प्रैक्टिकल है। रियल लाइफ में आपको इसी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, बराबर, आपको इस फील्ड में आगे काम करना है। आप प्रैक्टिस करोगे तो भी, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बन के काम करना चाहोगे तो भी, बराबर। तो आप इस फील्ड के एक्सपर्ट कहलाते हो, अकाउंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रैक्टिकल है ये। और जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें सब में न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वेटेज जो रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। मे बी 80 से 90% पेपर प्रैक्टिकल नेचर का रहेगा। शॉर्ट नोट्स वगैरह वो जो रहेंगे 10 से 20 नंबर ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपने प्रैक्टिकल चैप्टर्स को पूरा समझ लिया हुआ है तो थ्योरी भी उसी पे पूछते हो। तो अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पूरा समझा हुआ है तो उसके थ्योरेटिकल नेचर के जो क्वेश्चन रहते हैं उसको आप अपने मन से लिख सकते हो। अलग से याद करने की भी ऐसा कोई जरूरत नहीं रहती है। किताब पढ़ लिया आपने, मोर देन सफिशिएंट है, बराबर। आप फिर अपने आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो अगर आपने उसको समझा हुआ है तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कभी भी समझ के पढ़ना चाहिए। समझ के पढ़ने में शुरू में मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, क्योंकि नेचुरल है, खास करके नई चीज है। तो शुरू में कोई चीज एक बार में समझ में आ सकती है, कोई चीज नहीं भी समझ में आएगी, थोड़ा टाइम लेगी। तो इसलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में समझने के लिए शुरू में मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन एक बार आप वो सब्जेक्ट समझने लगे तो आपका आगे का जो काम रहता है वो इतना आसान हो जाता है, इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इंटरमीडिएट में जो कुछ पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तो फाइनल में कॉस्टिंग फिर से आपको कोर्स में रहेगा और बहुत एडवांस लेवल का रहेगा, समझ रहे, और एडवांस लेवल का रहेगा। तो आपने इंटरमीडिएट में अच्छे से पढ़ लिया ना, तो इंटरमीडिएट में तो आपको फायदा होगा ही, बट इसका और ज्यादा फायदा आपको सीए फाइनल में होगा। और इतना ही नहीं, जब रियल लाइफ में आप काम करोगे तो आपको कभी ऐसा टेंशन नहीं रहेगा कि भी मेरे को कोई काम समझ में नहीं आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, फिर बाद में मैं इस पे आगे बढ़ता हूं कि आपके इस सब्जेक्ट में एक एरिया होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है रियल लाइफ के हिसाब से भी। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब आप देखोगे, अपन बिल्कुल आखिरी में पढ़ेंगे वो चैप्टर, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते। मैंने खुद ने जब सीए इंटरमीडिएट में पढ़ा था, तो सीए, क्योंकि मैं याद तो करता नहीं था, पढ़ता था सिर्फ, वो भी सिर्फ किताब से पढ़ता रहता था, तो सीए इंटरमीडिएट में मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंफ्यूज करता था। मतलब आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, मतलब मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे को समझ गया है करके, कंफ्यूजन रहता था, जरा टेंशन रहता था। बट जब मैं सीए फाइनल में पढ़ने लगा, क्योंकि मैंने याद तो किया नहीं था, सीए फाइनल में फिर कोशिश किया, फिर समझ में आने लगा, फिर वो बराबर क्लियर होने लगा। तो इसका मतलब आप अगर वो समझने की कोशिश चालू रखोगे तो आपको वो शुरू में नहीं भी समझा तो थोड़े एफर्ट्स करने के बाद वो समझ में आने लगता है। अब सोचिए कि मेरे को वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फाइनल में समझ में आने लगा था, इसलिए मैंने जब पढ़ाना शुरू किया
तो मैं आपको पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझा के पढ़ा के दूंगा। आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप फॉर्मूला बना सकते हो। उसके नाम में ही मीनिंग छुपा होता है, नाम में, सिर्फ उसके नाम से फॉर्मूला तैयार होता है, उसको याद करने की जरूरत क्या है? बराबर। अब सोच के देखिए, आपने सीए की पढ़ाई की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले सब याद कर लिए, पास भी हो गए, सीए बन गए, इंटरव्यू के लिए गए, और वो इंटरव्यू में जो आपके इंटरव्यू लेने वाले रहते हैं ना, वो एक से एक घाघ लोग रहते हैं, मतलब ऐसे धुरंधर लोग रहते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। बराबर। न सिर्फ बिजनेस का एक्सपीरियंस है, बल्कि लोगों को हैंडल करने का भी एक्सपीरियंस है। और आप क्योंकि अच्छी पोस्ट के लिए इंटरव्यू दोगे प्रोफेशनल बनने के बाद, तो एक इंटरव्यू लेगा ऐसा नहीं है, 4-5 बैठे रहेंगे, एक इधर से क्वेश्चन करेगा तो दूसरा इधर से। वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि आपका लेवल किस टाइप का है, बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है, इसका बेस क्या बना हुआ है। तो अगर उसमें से किसी ने आपसे बोल दिया कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम है, जैसा नाम सुनोगे ना आप, तो आपके मन में घबराहट होंगी कि अरे अपन ने तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अपने को तो आता ही नहीं, अपने मन में डर बैठ जाता है, अपने को तो आता ही नहीं। तो ऐसे से तो आपका इंटरव्यू वहीं खत्म। समझ रहे? तो आपको कोई भी प्रैक्टिकल चीज को नंबर 1 छोड़ना नहीं चाहिए, नंबर 2 उसको याद करने के बजाय समझ के पढ़ो, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आपका काम आसान होता जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल। तो हम कॉस्टिंग को भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम अकाउंट्स पढ़ते हैं। अकाउंट्स का वो स्लोगन आपको ख्याल होगा जो अपनी किताब में लिखा है, इसमें भी आपको मिलेगा, डू नॉट मेमोराइज एनीथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसके लिए तो और ज्यादा उसका यूज है। अकाउंट्स में तो फिर भी सेट रूल्स रहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो आपके लिए पैरामीटर फिक्स कर देता है, आपको वैसे ही करना है। कई जगह कंपनी लॉ बीच में आ जाता है, वो आपको बोलता है कि वैसे ही करना है। मतलब अकाउंट्स में तो फिर भी रूल्स है, पैरामीटर्स है, आपको उसके अंदर काम करना है। कॉस्टिंग तो ओपन सब्जेक्ट है, ये तो मैनेजमेंट की मदद के लिए है, डिसीजन मेकिंग के लिए है। बराबर। तो बट नेचुरल है, इसमें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितना आप समझोगे उतना आप उसको पढ़ाई में भी, सीए की एग्जाम में अपन बोलते पेपर बड़े टफ रहते। अभी फाउंडेशन में तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आया होगा, अगर आप अपने 12वीं से कंपेयर करोगे, 12th से कंपेयर करोगे, तो आपको लगेगा कि अरे नहीं, सीए की फाउंडेशन की पेपर काफी टफ लगेंगे। लेकिन अभी आप इंटरमीडिएट के पेपर देखोगे तो और उसमें ट्विस्ट रहता है, क्वेश्चन पूछने वाला चीजों को बदल बदल के दे देता है। तो अगर आपको चीज समझी होगी, अगर वो चीज आपको समझी होगी, तो आप आसानी से वेरिएशन को, उसके जो अपन बोलेंगे ट्रिक्स है, उसमें जो उसने एम्बिग्यूटी डाल दिया है, उसने जो आपके लिए कंफ्यूजन, डिफिकल्टी क्रिएट करने की कोशिश किया है, उसको आप टैकल कर लोगे, उसको आप सॉर्ट आउट कर लोगे, अगर वो आपको समझा है तो। पर आपने याद कर लिया है, आपने याद किया। याद करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके कंप्यूटर में कोई चीज आप सेव करके रख लेते हो। जो नाम से आपकी फाइल सेव हुई है, आप उस नाम में थोड़ा भी बदल के अगर कंप्यूटर में ट्राई करो, वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। करता है क्या डिटेक्ट? मेमोराइजिंग वैसी है। मेमोराइजिंग है ना, आपने यहां पे एक एक फाइल नाम से चीज को फिट कर दिया। अब अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, क्वेश्चन पूछने वाले ने एग्जैक्ट वही नाम यूज किया, तो आप अपनी मेमोरी में से रिट्राइव करके लिख लोगे। बराबर। लेकिन उसने, क्वेश्चन पूछने वाले ने फाइल नाम थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि कॉमर्स में नामों में बहुत वेरिएशन पॉसिबल होता है। एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, रेफर कर सकते हो। तो उसने थोड़ा अलग ढंग से क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दिया, तो आपकी मेमोरी उसको रिट्राइव ही नहीं कर पाएगी, लिंक ही नहीं कर पाएगी। पूछा जो उसने वो आपको मालूम है, लेकिन नाम बदल दिया तो आप लिंक ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए समझ के पढ़ने से आपको बहुत एडवांटेजेस है। सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगेगा फिर। और जो चीज इंटरेस्टिंग लगती है ना, उसको बहुत आसान होते जाती है डे बाय डे। और अगर समझी नहीं तो अपन थोड़ा सा उससे डिटेच होते जाते, दूर होते जाते। अरे यार, जैसे वो सब्जेक्ट का नाम लिया तो अपना मूड